बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मेन टॉपिक तो हमारा राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ के दरमियान जो लफ्ज़ी मुनाक़शा हुआ है उसका ज़िक्र करना है और इसका पस मंज़र क्या है और अब मामला क्या रोक दिया गया है। और फिर साथ ही इसी से जुड़ी हुई ये बात कि नवाज़ शरीफ साहब को कुछ हलकों की तरफ से किस बात का यकीन दिलाया गया है और ये ख़ासा अहम मसला है। और इसमें कुछ मामलात ऐसे भी हैं जो लीक हुए हैं और बाद में लीक हुए, जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ साहब की नाराज़गी भी बढ़ी और शिकवा भी बढ़ा और वो दिल गिरफ्ता भी हुए। और उन्होंने जहाँ तक नाराज़गी ज़ाहिर की कि शहबाज शरीफ की हुकूमत से ख़ुद को अलग कर लिया। क्या ये अलहदगी बाकी रहेगी या इसके ख़ात्मे का भी इम्कान है। लेकिन इससे पहले दो तीन ख़बरें जिनका ज़िक्र इसलिए ज़रूरी है कि इसका पस मंज़र जो है वो पाकिस्तान पर पेश मंज़र बनकर छाया हुआ है और ये एक ऐसा कल्चर इमरान खान ने कर दिया है, उसके नतीजे में ये चीज़ें हो रही हैं। और अब जो समाजियात के माहिरीन हैं और हुकूमत और इदारों के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो किस बात पर फ़िक्रमंद हैं। तीन ख़बरें हैं। मसलन एक ख़बर तो ये है कि वो खातून गुंडी जिसने कुछ महीने पहले इस्लामाबाद में एक यानी वो जो ट्रैफिक का अफसर था उसको अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था, वो अब आखिर पकड़ी गई है। उसका नाम फर्रा है। अगरचे जब ये गुंडागर्दी कर रही थी तो उस वक्त इसने अपना नाम कुछ यास्मीन या इस तरह का कुछ बताया था, कुछ दूसरा नाम बताया था, यानी जालसाजी है। और जब ये ख़बर लीक हुई, कई महीनों के बाद लीक हुई, तो पता चला कि ये एक पीटीआई की फैमिली से तल्लुक़ रखने वाली खातून है। ख़ुद भी वो पीटीआई के लिए क्या टर्म इस्तेमाल होती है, यूथिया या यूथन, इस तरह का मज़ा खेज़ सा लफ्ज़ है लेकिन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये खातून भी यूथन थी, इसके जो कज़न हैं या भाई हैं या वो सब यूथी हैं। और इसको फिर एक यूथी रिटायर्ड अफसर की मुदाखलत पर कार्रवाई नहीं करने दी गई और इसे मुल्क से फ़रार करवा दिया गया। जब मसला ठंडा हो गया तो ये वापस आ गई और जब वापस आई तो फिर किसी ने ये ख़बर लीक कर दी। उसके बाद से पुलिस इसकी ताक में आ गई, क्योंकि अब पुलिस के इदारे के वक़ार का मसला पैदा हो गया था, वरना तो ये शायद खातून कभी गिरफ़्तार न होती। तो चुनांचे गुज़श्ता रोज़ों से इस्लामाबाद क्लब में इसे पकड़ लिया गया। आप देखते हैं ये कितने दिन अंदर रहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बैठे हुए 6 छक्के, वो इसे फ़ौरन ज़मानत भी दे देंगे। लेकिन ये गुंडी औरत जिसका नाम फर्रा है, इसकी वीडियो आपने देख ली होगी कि किस तरह ये पुलिस अफसरों से बदतमीज़ी और बदमाशी के साथ बातचीत करती है, उन्हें धमकियाँ देती है और फिर एक पुलिस अफसर पर गाड़ी चढ़ा देती है। दुनिया में किसी भी जगह किसी भी शहरी को जानबूझकर गाड़ी के नीचे कुचलने की क्या सज़ा है, और ख़ास तौर पर जब वो किसी इदारे का अफसर हो उसे कुचलने की क्या सज़ा है। पाकिस्तान में इस सज़ा की मिलने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि हमारी अदलिया जो है वो यूथियों से भरी हुई हैं। और जो ताज़ा हालात जो चल रहे हैं उनमें कैसे कैसे इंकशाफ हो रहे हैं कि इस्लामाबाद के 6 कन टुट्टों में से एक कन टुट्टा अमेरिका का शहरी निकल आया। नवाज़ शरीफ साहब को इन्होंने एक मुत्तहदा अरब अमारात का इकामा लेने पर नाअहल कर दिया था और यहाँ अमरीकी शहरी किन किन पोस्टों पर बैठे हुए। और फिर पता तो ये भी चला, 2 विलागर हजरात हैं, मोहतरम सईद चौधरी साहब और रिजवान रज़ी साहब, इन्होंने इंकशाफ किया है कि ये कनटुट्टा साहब जो थे इन्होंने अपने इख्तियारात की धमकियाँ देकर अरबों रुपए के प्लाट भी हथियाए। तो ये हो रहा है पाकिस्तान में, और इसमें वो आदमी भी मौजूद है जो इस वक्त इससे ऊपर के इदारे में चला गया है और जिसने नौशीरी मज़ारी की रिहाई के लिए रात को आर्डर किए थे। और उस पर जो मुकदमा था, जो बिल्कुल जायज़ मुकदमा था, क्योंकि वो मज़ारों के साथ उसने जो सलूक किया वो अलग, और जिस तरह सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया, उस साहब ने वो कब्ज़ा भी जायज़ करार दिलवा दिया और इस खातून को बाइज़्ज़त तरीके से रिहा करवा दिया गया। फिर उसके बाद आपने वो शहरयार अफरीदी के मसला भी देखा कि दहशतगर्द की गिरफ्तारी के वारंट जारी करने और उसे गिरफ़्तार करने पर उल्टा इंतज़ामिया के अफसरों पर तौहीन अदालत का केस लगा दिएगा। तो ये इस तरह की जब लोग अदलिया में बैठे हुए हैं तो वो पुलिस अफसर जिस पर इसने गाड़ी चढ़ाई थी वो बच गया। अगर वो हिलाक भी हो जाता, जान दे देता, शहीद हो जाता, तब भी इन जजों ने उसको, इस खातून को बरी करार दे देना था। तो चुनांचे इस लिहाज से तो ये कोई बड़ी ख़बर नहीं है कि वो गिरफ़्तार कर ली गई है, रिहा हो जाएगी, बरी भी हो जाएगी। लेकिन इस लिहाज से अहम ख़बर है कि चलो एक मरतबा पकड़ी तो गई। ये वो कल्चर है जो पीटीआई ने डेवलप किया है, इमरान खान ने जिसकी ट्रेनिंग दी है। 22 साल उसने एक नस्ल को बर्बाद किया है
उसकी अखलाकियात ख़राब की हैं, जिनके ज़हनी रुझानात डीएनए में बदमाशी और गुंडागर्दी और हरामखोरी और हराम कारी के 4 अनासर हैं, वो तो खुद ब खुद ही पीटीआई की तरफ आ गए। और जिन लोगों में ये डीएनए नहीं था, इमरान खान ने उनमें ये डीएनए भर दिया। यही वजह है कि पीटीआई का हर शख्स अपनी जगह गुंडा भी है, बदकार भी है, करप्ट भी है, गलतकार भी है और मुल्क दुश्मन भी है। तो ये वो कल्चर है। और फिर एक गुंडा सऊदी अरब से, हिजाज शरीफ से गिरफ़्तार हुआ है, वो इसकी वीडियो भी आपने देखी होगी कि वो एक लानती शख्स इमरान खान की तस्वीर लेकर खाना काबा की मुक़द्दस दीवार से उसे छुआ रहा था और फिर उसके बाद वापस आ गया। यानी ये वो बेगैरत हरामुद्दहर किस्म के लोग हैं जो खाना काबा की तौहीन से भी बाज नहीं आते। उसे भी पकड़ लिया गया है। और खाना काबा की तौहीन, मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकामात की तौहीन का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे कई साल पहले की बात है। मुझे एक पीटीआई के बंदे ने बताया था कि इमरान खान, वो पीटीआई के ख़िलाफ़ हो गया था इस खबर सुनने के बाद, उसने बताया था कि इमरान खान ने हुक्म दिया है कि आपने सऊदी अरब जाना है और वहाँ सरकारी खर्चे, यानी मेरे खर्चे पर आप खर्चा दिया, उनको पासपोर्ट भी बनवाया कि आपने वहाँ जाना है। और गारे हिरा, गारे सौर, इन के मुकामात के तो नाम भी इमरान खान को नहीं आते थे, लेकिन उसने कहा कि जहाँ जहाँ भी तुम्हें ये मौका मिले पहाड़ों के अंदर जाओ और वहाँ जाकर मेरे नारे लिखो। फिर इन्होंने गारे हिरा में जाकर पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लिखे। इससे ज़्यादा इस्लाम दुश्मनी और इस्लाम से नफ़रत की और क्या मिसाल मिल सकती है। और फिर हाल ही में मुझे याद आया, 3-4 दिन पहले की बात है, वो पाकिस्तान की जो इकरारी दुश्मन है, यानी जो अपने मुंह से इकरार करती है कि मैं पाकिस्तान की दुश्मन हूँ, शानदाना गुलजार, बार बार वो तौहीन पाकिस्तान और तौहीन रिसालत के कई वाक़यात का इर्तिकाब कर चुकी है, लेकिन रियासत पाकिस्तान की कुछ कमज़ोरियाँ, कुछ मजबूरियाँ, कुछ हालात, कुछ अदालती चक्कर ऐसे हैं कि उस पर हाथ नहीं डाला जा रहा। क्योंकि उसे जब पिछली मरतबा गिरफ़्तार किया गया था तो वही कुछ कनटुट्टों ने उसे रिहा करवा दिया था। तो अब हाल ही में जियो टीवी के एक प्रोग्राम में उसने ये कहा कि इमरान खान की क़यादत में जो जंग लड़ी जा रही है ये गुज़वा है। अहमद भाई साहब, मैं इसको लार्जर पिक्चर में डाल दी थी, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ये ग्रेट गेम अब स्टार्ट हो चुकी है, डिवाइड एंड कॉन्कर की। तो इस वक्त जो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, पीटीआई के साथ खड़ा होगा, जीत उसी की होगी। ये शायद लंबा गज़वा हो या छोटा गज़वा हो। अच्छा, ये कोई अनपढ़ औरत नहीं है शानदाना गुलजार, उसे पता है कि गुज़वा किसे कहते हैं। गुज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई हो, उसे गुज़वा कहा जाता है। आम जंग को हर्ब या जो भी उनके नाम होते हैं, लेकिन इस जंग में जब हुजूर शरीक हों, शरीक नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कमान कर रहे हों, तो उसे गुज़वा कहा जाता है। तो इस औरत ने जानबूझकर सिर्फ रिसालत माब की शान में गुस्ताखी करने के लिए नौज़ुबिल्लाह ये फ़िक्रा कहा कि ये गुज़वा जो हम लड़ रहे हैं, तुम जैसे लोग गुज़वा कोई जिहादी कार्रवाई का अगर ये नाम देके हम जिहाद कर रहे हैं, तो तब भी ये एक लानती काम कर रहे होंगे। क्योंकि एक शराबी, जानी, नशई, बदकार, करप्ट इसराइल का एजेंट, उस शख्स को आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम दे रहे हैं। इस तौहीन पर खामोशी छाई रही। जियो टीवी पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी है, उस पर ये प्रोग्राम ज़ाहिर है मिलियंस अफराद ने देखा होगा, लेकिन इस पर कोई एहतजाज, कोई मजम्मत मेरे नोटिस में नहीं है। तो ये एक नहायत ही शर्मनाक कैफियत है, नाकाबिल तस्वर हद तक शर्मनाक है। यानी वो जो एक क्या था, वो जिसने रंगीला रसूल रखी थी, ये उससे आगे बढ़ गए हैं। कम से कम 50 वाक़यात तौहीन रसालत के मैं अभी यहाँ बैठे बैठे गिनवा सकता हूँ, जिसमें 10 मिनट लग जाएंगे। मेरा ख्याल है आपको भी इसमें अब बहुत सारे वाक़यात याद होंगे। इन कमबख्तों ने तो कुरान पाक में भी तहरीफ़ कर डाली और ये एक नगमा गाया पीटीआई ने कि कुरान पाक में एक सूरा इमरान भी है। वो आले इमरान की सूरत को इन्होंने सूरा इमरान कहकर अपनी वो जो नीम खानदा क्लास है उसको ये बावर कराने की कोशिश की। क्योंकि इत्तफाक और बदकिस्मती ये है कि पीटीआई की ऊपर की क़यादत से जो भी बात इनसे कही जाती है ये मान लेते हैं। अगर इनसे कहा जाए ना कि पाकिस्तान जो था वो इमरान खान के वालिद ने बनाया था, तो ये मान लेंगे, सवाल नहीं करेंगे कि किताबों में कुछ और लिखा है, ये हमें हमारे बुज़ुर्गों ने तो कुछ और बताया है। तो वो मान लेंगे कि इमरान खान के वालिद ने बताया है। तो चुनांचे इन लोगों ने मान लेना था कि ये कुरान पाक में इमरान खान का जिक्र है। वो हुआ ये कि उस पर फिर पीटीआई के अंदर से ही कोई तोय लानत की गई, डराया गया इमरान खान को कि ये सूरत हाल ठीक नहीं है। तो उसके बाद उस नगमे की प्रोमोशन बंद कर दी गई।
लेकिन वो नगमा आज भी उसकी वीडियो बहुत सारे लोगों ने कॉपी करके नकल करके रखी हुई है, मैंने भी रखी हुई है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने जो उसका ओरिजिनल मुकाम हो वहाँ से ये डिलीट कर दी हो। अच्छा, अब इसकी गुंडागर्दी का एक तीसरा रूप कल आपने इस्लामाबाद में की पार्लियामेंट हाउस में देखा, जब पीटीआई का एक गुंडा एमएन ने पार्लियामेंट में गलत रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अफसर उसे बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये हमें ये आर्डर मिले हैं, सर सर करके बात कर रहे थे, माजरत खाना अंदाज में बात कर रहे थे, और ये उनको गालियां दे रहा था, धमकियां दे रहा था, बदमाशी पर उतरा हुआ था। उन्हें कह रहा था कि तुम हराम की खाते हो, तुम शहबाज शरीफ के मुलाजम हो, तुम जरदारी के मुलाजम हो, तुम गद्दार हो। फिर आखिर में उसने वो अपनी गुंडागर्दी पूरी तरह ज़ाहिर कर दी। इसका नाम इकबाल आफरीदी बताया गया। तो उसने कहा कि मैं एक एक पुलिस वाले के सर के अंदर गोलियां मारूंगा, और मैं पुलिस वालों के अंदर घुस जाऊंगा, मैं तुम लोगों के अंदर घुस जाऊंगा और एक एक पुलिस वाले के सर में गोलियां मारूंगा। ये गुंडागर्दी करने के बाद वो ज़बरदस्ती पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो गया, और पुलिस वालों की ज़रूरत नहीं हुई कि उन्हें उसे पकड़ सके। क्यों? अगर वो पकड़ लेते तो जनाब इस्लामाबाद की कनटुट्टों ने गुंडा एमएन ने के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय रोकने वाले पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर डाली थी। तो बहरहाल ये 6 कनटुट्टे भी अनकरीब इनको बात समझ में आ जाएगी कि क्या होने वाला है। ये ना हालात का अंदाज़ा नहीं कर रहे। आपको इजाजत दी तो आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। आप क्या है आपके पास? कौन हो आप? स्पीकर साहब ने क्या हमारा फजूल लगे हो, दाढ़ी भी छोड़ी है, झूठ भी बोल रहे हो। सर हमें झूठ तो नहीं बोल रहे हैं सर, हमारी क्या जरूरत है? अभी आपको पता चल जाएगा ना जी। गेट वो भी बंद करो। ये कैसे फजूल लोग हैं? यहाँ पे इसको तनख्वाह कौन दे रहे? सर वो बात ठीक है, आप हराम की कार हो, आप स्टेट के नौकर हो। हम ड्यूटी कर रहे हैं। आप जरदारी और शहबाज की नौकर नहीं हो। छोड़ कर बेटा जेल में पड़ा है, वो बेगुनाह जेल में पड़ा है। ऑर्डर वापस हो गए सर, कैसे हमें तो नहीं बताया उन्होंने ना। आप कौन होते हो? हमें आज आप सुबह कौन होते हो कि आपको स्पीकर आके बताएगा? कल वाले ऑर्डर जरदारी के घर से तनख्वाह रहा है कि शहबाज शरीफ के घर से तनख्वाह रहा है? हम एक बंदे में खुदी होती है, गैरत होती है। आप लोग गैरत हो चुके हो। नहीं सर, वो बात नहीं ये है। स्टेट हमारा है, हम हलाल की ड्यूटी करते हैं, हम हलाल की ड्यूटी करते हैं। वो लड़का किधर गया? उसको मैंने छोड़ना नहीं है। कौन? इमरान का सिपाही है, घुस जाऊंगा आप लोगों में। तो खैर, अब हम अपने असल मौजू पर आते हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने जो कहा था वो आपके इल्म में है कि मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को एक साजिश के तहत हराया गया और इसके एवज इतने पैसे लिए गए, वो सारी कहानी। तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में ये कहा, जावेद लतीफ़ साहब को चाहिए कि वो, यानी उनके इल्ज़ामात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, और उनको चाहिए कि वो अपने जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके सबूत दें। अच्छा, अब इन सबूत वाली बात जो है, ये सबूत राना सनाउल्लाह के इल्म में भी हैं, लेकिन हुआ ये है कि ये कोई लड़ाई झगड़ा शायद आपस में कुछ शक्ल रंजी भी इनकी हो गई हो, क्योंकि कुछ इख्तलाफात भी इनके चल रहे हैं, राना तनवीर से भी, इनके साथ भी। लेकिन उससे कतई नज़र ये मामला जो है ना, ये जहाँ से ये शुरू हुआ था वहीं से ये तय हुआ है कि बस इतनी एक जो मैसेज था वो पहुंच गया है सब जगह। तो अब इस मामले को जहां क्लोज़ कर दिया जाए, इसका नतीजा ये निकला है कि अब जावेद लतीफ़ साहब इस बात का इयादा नहीं करेंगे टीवी चैनल्स पर बैठ कर के 90 करोड़ में शेखोपुरा की 5 सीटें मुस्लिम लीग से छीनी गई। यानी जो मैसेज पहुंचाना था जहां पहुंचा दिया गया। अच्छा, अब इसी मामले से जुड़ा हुआ इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज़ शरीफ साहब का चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने का इरादा नहीं था। ये बात उन्होंने क्यों की, मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि ये एक हकीकत है कि नवाज़ शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तैयार थे, लेकिन आखिरी दिनों में उन्हें एक रिपोर्ट पहुंचाई गई जिसमें ये शुबा ज़ाहिर किया गया कि शायद हमें सादा अक्सरियत से महरूम रखा जाएगा। चुनांचे फिर एक बयान उनसे मंसूब, यानी ज़राए के हवाले से नशर हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब ने कह दिया है, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने अल्फाज में उसकी तस्दीक भी कर दी कि अगर सादा अक्सरियत न मिली तो फिर नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। और इस तरह इरफान सिद्दीकी साहब की बात जो है वो खिलाफ वाक़या है। इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ साहब को ये यकीन दिलाया गया था कि आपके रास्ते में हम रुकावट नहीं डालेंगे, यानी अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो बनिए, हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। मतलब ये नहीं है कि हम आपको वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाहते हैं, बल्कि ये है कि अगर आपने बनना है तो ठीक है, बन जाए। आपकी पार्टी अक्सरियत लेती है और आपको नामज़द करती है वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, तो
हम रुकावट नहीं डालेंगे, हमें आप पर कोई एतराज़ नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और अब भी हकीकत ये है कि ये जो कहानियाँ फैलाई जा रही हैं ना कि इदारे को नवाज़ शरीफ साहब कबूल नहीं, ये गलत हैं जुज़वी हवाले से। इस तरह के इदारे की सतह पर ऐसा कोई तअस्सुर या ऐसी कोई नफ़रत या ऐसा कोई ग्रज या कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। जो कुछ हुआ है वो थोड़ा नीचे की सतह से हुआ है और अब तो ये बात खुल गई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो तफसीलात बयान की हैं, अब वो एक बहुत बड़े तबके के इल्म में आ गई हैं कि निचली सतह पर, क्योंकि सिस्टम कुछ ऐसा बाजवा ने सिस्टम जो बनाया उसमें और फैज़ ने उसके अंदर एक ख़राबी की बुनियाद रख दी गई, जो अब आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही है। वो राम निकलता है वाला मसला है। तो तअस्सुर यही फैला कि ये शायद ऊपर की सतह से फ़ैसले किए गए, जैसा कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि ये अमरीकी एजेंडा है कि मुझे रोका जाए। मेरा ख़्याल है अमरीकी एजेंडा नहीं है उनको रोकना। अमेरिका किसी भी पार्टी को हुकूमत में आने से या इंतखाब जीतने से नहीं रोकता, और ये अमेरिका की पॉलिसी इस तरह की नहीं है। अमेरिका की पॉलिसी ये है कि वो फ़ौज की बलाई क़यादत की सतह पर मुज़ाकरात करता है और पाकिस्तान को कुछ सर्टन लिमिट्स बता देता है, इसलिए कि वह हमने IMF से और अमेरिका से ये सारी इमदाद अमेरिका ही के बलबूते पर मिलती है। तो इलेक्शन में रास्ता रोकना अमेरिका की पॉलिसी नहीं रहा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि जहाँ तमाम मामलात पार्लियामेंट में तय नहीं होते बल्कि फ़ौज तय करती है, और जब फ़ौज तय करती है तो अमेरिका को फिर इससे गर्ज नहीं होती कि पार्लियामेंट में कौन आता है। बेनज़ीर आती है तो वो आ जाए, नवाज़ शरीफ आता है तो वो आ जाए, इमरान खान आता है तो वो आ जाए। हमने माजी में यही देखा है। ऊपर की सतह पर उन्होंने मामला तय करने होते हैं। चुनांचे ऊपर की सतह पर नवाज़ शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई, ये थोड़ा नीचे आकर ये सारा मामला हुआ। इस साजिश का मुस्लिम लीग को बिलअमूम और नवाज़ शरीफ को बिलखसूस पता नहीं था, उनके इल्म में नहीं था। शहबाज शरीफ साहब के इल्म में था और बिलावल भुट्टो को भी इसका पूरा इल्म था, जरदारी को भी इसका पूरा इल्म था। इलेक्शन से कुछ दिन पहले आपने देखा कि बिलावल ने कुछ दिन क्या तकरीबन महीना भर पहले बिलावल साहब ने तकरीरें शुरू कर दी थी, चाहे वो थरपारकर में तकरीर करें, शहदाद कोट में करें, लाड़कारा में करें, कंध कोट में करें, नवाबशाह में करें, सिंध के शहरों में जलसे करते थे और कहते थे कि मैं नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा। मैंने उस वक्त एक व्लॉग में कहा था कि बिलावल साहब की क्या हैसियत है कि वो किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोक सकें, इसलिए कि उनकी पार्टी 30-40 सीटों से तो ज़्यादा जाएगी नहीं, तो वो कैसे किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोक सकते हैं। ज़ाहिर है कि उस वक्त मुझे भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि कहीं ना कहीं एक मनसूबा बना है, जो टॉप फ्लोर पर नहीं बना लेकिन टॉप फ्लोर के निचले वाले फ्लोर्स में बना है, बन गया है, बन चुका है। और बिलावल को इसका इल्म है और बिलावल को पता है कि मुझे क्या कहना है। वो ये दरअसल इस तरह कह के एक ख़बर दे रहे थे, एक जहन बना रहे थे ताकि कल को इस वाक़े का क्रेडिट भी उनको मिल सके कि देखें मैंने नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं दिया। बिल्कुल उसी तरह जैसे जरदारी साहब ने कहा था कि हम आपकी पंजाब में भी हुकूमत नहीं बनने देंगे, चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी नहीं लेने देंगे, जरदारी साहब ने ये कहा था और फिर ऐसे ही हुआ। और उसका क्रेडिट जरदारी साहब की सियासत को किया। लोगों ने बड़ी दाद दी जरदारी साहब को कि बड़े ज़हीन सियासतदान है, देखो कैसी चाल चली। वाकई पंजाब में भी इनकी हुकूमत नहीं बनी और सेनेट के चेयरमैन की सीट भी इन्हें नहीं मिली। हालांकि जरदारी साहब जो बात कह रहे थे वो भी एक फ़ैसले की इतला दे रहे थे, फ़ैसला कहीं और हुआ था। जरदारी साहब उस पर ऑन बोर्ड थे क्योंकि इस फैसले पर अमल दरामद जरदारी की मदद से किया गया। तो ये वही सूरत हाल थी। अब नवाज़ शरीफ साहब को इलेक्शन से पहले कुछ खबरें तो मिलना उनको शुरू हो गई थी और इलेक्शन के दिन उनका फिर शक यकीन में बदल गया कि ये तो कोई बहुत बड़ा गेम प्लान था जिस पर अमल हो गया और इसमें ज़ाहिर है उनका शक पहला वही टॉप फ्लोर पर गया। अब उनको ये बताया गया है कि टॉप फ्लोर से कुछ नहीं हुआ, ये जो कुछ हुआ है ये निचली सतह से हुआ है। और अब मामलात जो हैं वो एक कंप्रोमाइज़ या इफ़हाम व तफ़हीम की तरफ जा रहे हैं। यानी एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें उनको इतला दी गई है, उनको बताया गया है कि जिस तरह ये ख़दशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वफाकी काबीना में बैठे हुए मोहसिन नकवी ग्रुप की तरफ से पंजाब हुकूमत को नाकाम बना लिए कि ये कुछ कोशिशें की जाएंगी, तो ऐसा कोई इकदाम नहीं होगा। और यूँ अब मैं यानी इसका नतीजा ये निकलता है कि कम से कम पंजाब हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ साजिशें जो हो रही थी या होने वाली थी उन पर एक ब्रेक लग गई और पंजाब हुकूमत अब पूरी तरह खुद मुख्तार हुकूमत है और ये एक अच्छी खबर है। और अब वफाक की सतह पर
नवाज शरीफ साहब किस हद तक कंप्रोमाइज़ करते हैं, किस हद तक मुसालियत करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, जो हुआ सो हुआ उस पर मिट्टी डालते हैं या थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं और थोड़ा सा उसको सामने रखते हैं, ये उनके दौरा चीन से वापसी पर देखा जाएगा। दौरा चीन उनका बहुत अहम है और उसमें ये है तो बज़ाहिर तो निजी सतह का दौरा है, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान की सियासत और मईशत दोनों फैक्टर मौजूद हैं इस दौरे में। इसकी तफसीलात भी जब मिलेंगी तो ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और आखिर में सिर्फ ये तबसरा करना है कि गंडापुर का शहर डेरा इस्माइल ख़ान दहशत गर्दी का मरकज़ बन गया है। हर रोज़ वहाँ पुलिस, कस्टम, रेंजर्स, FC इनके अहलकार हिलाक किए जाते हैं और ऐसा ही होता रहेगा, इसलिए कि जिसको पकड़ कर आप इस दहशत गर्दी को रोक सकते थे या इसमें कमी ला सकते थे, उसको तो आपने वज़ीर आला बना दिया और फिर कोर कमांडर हाउस में उसकी दावतें भी की। तो अब फिर ये शिकवा करना आपकी तरफ से बनता नहीं है कि पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी फ़रोग पा रही है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।